ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विशेष कार्यक्रम वड़नगर से विश्व मंच तक। ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज बात उस व्यक्तित्व की होगी जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की कहानी है। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से सबके विकास का नारा। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान। स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए। गुजरात में साल 1973 में हुए नवनिर्माण आंदोलन में नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते तत्कालीन कांग्रेसी सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला। हालांकि ये उनकी यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा मोड़ ही था। बीजेपी के सबसे बेहतरीन संगठन मैन से शासन कला में भारत के सबसे उम्दा कलाकार के रूप में नरेंद्र मोदी का उद्भव साहस और दृढ़ संकल्प की एक कहानी है। दामोदर दास मोदी अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कायदाથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सफलता की कहानी कृषि, इंडस्ट्री और सेवाओं के जरिए बुनी। उनके कार्यकाल में गुजरात के कृषि क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से राज्य में रिकॉर्ड निवेश हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर बने। उनके नेतृत्व में गुजरात मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्वर्ग बनकर उभरा। भूकंप से तबाह कच्छ में पुनर्निर्माण का उदाहरण तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी दिया जाता है। मित्रों, हम हर आफत को अवसर में पलटने के सपने क्यों नहीं देखते? मैं अपना गुजरात का इंसिडेंट बताता हूं। इतना बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था। मित्रों, उस भूकंप के बाद हम लोगों ने जो काम किया है और जिस प्रकार से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया है। आपत्ति बड़ी भयंकर थी, लेकिन उस आपत्ति से उसको अवसर में पलट करके हमारे देश में आपत्तियां होगी, सबसे पहले तय करेगा हमें उसको अवसर में पलटना है। साल 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले देश को एक विकास पुरुष की तलाश थी। तलाश उस प्रशासक की थी जो भ्रष्टाचार पर प्रहार करे, देश को अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाए। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। विकास का गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने था। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से राजनीतिक रिश्ते के साथ ही एक भावनात्मक लगाव भी स्थापित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में
रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूं। जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। साल 2014 के चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। नतीजों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित किया, बल्कि इसके चलते 3 दशकों बाद केंद्र में पहली बार किसी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और वो भी गैर कांग्रेसी। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया कि लोकतांत्रिक मूल्य उनके लिए सर्वोपरि है। मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। वे लीग से हटकर चलना चाहते थे और समाज में एक परिवर्तन देखना चाहते थे। महिला हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, सबके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री लगातार बिना थके बिना रुके एक के बाद एक वो फैसले ले रहे हैं जिससे बन रहा है भविष्य के भारत का मजबूत आधार। किसानों के लिए कृषि कानून बनाने और उनकी आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता अतुलनीय है और वो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। 2020 में दुनिया पर जब कोरोना महामारी का खतरा आया तो भारत भी इस विनाशकारी बीमारी की चपेट में आया, लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया और वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं कर पाईं। सही समय पर लॉकडाउन के फैसले के बाद तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए हर नागरिक को कोविड से बचाने का पीएम ने जो संकल्प लिया, उसकी दुनिया ने सराहना की। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोविड की जंग में सबसे बड़ा हथियार बना कोविड का टीका, और इस काम में भी देश को पीएम मोदी की दूरदर्शिता का फायदा मिला और भारत ने बेहद कम समय में 2 वैक्सीन तैयार करके विश्व मंच पर फिर अपना लोहा मनवाया। 7 साल में 150 से ज्यादा कार्यक्रम और योजनाएं जमीन पर उतरी। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। साल 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर मिली संसद की इस मंजूरी से पहले शायद ही किसी को यकीन था कि ऐसा कुछ देश का नेतृत्व तय कर सकेगा। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल के इस सबसे बड़े फैसले को मोदी सरकार ने हैंडल किया,
और तमाम आशंकाओं को खारिज किया, उसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेहतर भविष्य का एक बड़ा कारक भी बन गया है। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। आतंकवाद पर करारा प्रहार हो या फिर नक्सलवाद की नकेल कसने की बात, बीते 7 साल में इस मोर्चे पर पिछले 3-4 दशक से भी ज्यादा काम हुआ। इतना ही नहीं, सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने ये संदेश दिया था कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इतना ही नहीं, जब लद्दाख में हमारी उत्तरी सीमा पर चीन के सैनिकों ने दुस्साहस दिखाया, तो देश के जवानों ने उन्हें बता दिया कि भारत पर आंख उठाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न फैसलों को जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर गरीब परिवारों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को कई अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद पहुंचाने या रोजगार उपलब्ध कराने के फैसले समाज और व्यवस्था के हाशिए पर पड़े लोगों के दुख दर्द को खत्म करना चाहते थे। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट में भरोसा करने वाले नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी को अपनी नीतियों, रणनीतियों का आधार बनाया। पहली बार किसी और व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से स्वच्छता के बारे में बातें की। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। पीएम मोदी ने सही मायने में ये दिखाया है कि सरकार वो होती है जो गरीबों के लिए जिए। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई के जायद मेडल और मालदीव के निशान इजुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। ऐसा है वडनगर से विश्व मंच तक का सफर। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित विशेष कार्यक्रम वडनगर से विश्व मंच तक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।